हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट टॉपिक जो कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चैप्टर का होने वाला है। दैट इज़ योर मैक्सवेल इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ईएमडब्ल्यू। मैं आराम से आपको इस टॉपिक को समझा दूंगा, बड़े टेंशन मत लेना। ये लास्ट लेक्चर है आप लोगों का और इसी में मैं आप लोगों को सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसको भी समझा दूंगा। ठीक है, देखो बेटा, जो मैक्सवेल की इक्वेशन है ना फॉर द, देखो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है सर? बेटा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ना आप लोगों की, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किस में होती है लाइट की स्पीड? ये होती है बेटा आप लोगों की वैक्यूम में। तो ये स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सी का मतलब क्या है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट। तो ये आपकी लाइट की स्पीड होती है। बट ये लाइट की स्पीड कहाँ होती है बेटा आप लोगों की? वैक्यूम में होती है, इन वैक्यूम। ठीक है, अच्छा सर, ओके। अब ईएमडब्ल्यू का मतलब तो आप सबको पता ही है ना, इस चैप्टर को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आप लोग का? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। ई मतलब इलेक्ट्रो, एम मतलब मैग्नेटिक और डब्ल्यू मतलब क्या आ जाएगा बताओ आप लोग का? वेव आ जाएगा। तो दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन दी थी स्पीड ऑफ लाइट के बेस पे। इसकी डेरिवेशन आप लोग के सिलेबस में है नहीं, बट अगर आप मुझे बोलोगे ना, अगर आपको ऐसी क्यूरोसिटी होगी कि हमें जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी डेरिवेशन आपको करवा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा अपर लेवल पे वो पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। ओके सर, ठीक है बेटा। देखो मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी ना, सबसे पहले उन्होंने वैक्यूम के लिए, इन वैक्यूम मतलब अगर आप वैक्यूम में हो तो वैक्यूम के लिए जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी ना, वो थी C इज इक्वल टू 1 अपॉन, घबराना मत, एक एक चीज़ को समझाऊंगा। C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में, साथ में आता है आप लोग का म्यू नॉट और साथ में आता है आप लोग का एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे पता है आपको माइंड में कई सवाल होंगे कि सर ये म्यू नॉट क्या और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है। बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसको आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। दैट इज योर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इसको तो हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो म्यू नॉट होता है ना बेटा आप लोगों का, ये जो म्यू नॉट होता है, इस म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज योर परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल लो या वैक्यूम बोल लो, एक ही बात होती है। ठीक है, आप फ्री स्पेस स्पेस भी बोल सकते हो या फिर आप लोग वैक्यूम भी बोल सकते हो, दोनों बातें एक ही होती हैं। अब आपके माइंड में सवाल है कि सर ये एप्सिलॉन नॉट और ये म्यू नॉट क्या होता है? देखो बेटा मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास में दो चार्जेस है ना। तो मेरे पास में दो चार्जेस है, मान लो एक मेरे पास में चार्ज है Q1 और एक मेरे पास में चार्ज क्या है बेटा आप लोग का? Q2। ठीक है, तो मेरे पास में दो चार्जेस हैं। अब यहाँ पे जब मैंने दो चार्जेस को क्या करा है, मान लो इन दो चार्जेस को अभी मैंने फॉर एग्जांपल कहाँ पे रखा है? वैक्यूम में रखा है। वैक्यूम का मतलब समझते हो ना, जहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, फ्री स्पेस भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अगर मैंने दो चार्जेस को वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में रखा है ना, तो आपको पता है दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स लगती है भाई। अगर मान लो ये भी प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, तो ये प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल कर रहा होगा और ये वाला प्लस इस प्लस को ऐसे रिपेल कर रहा होगा, मतलब किसी ना किसी फोर्स से रिपेल कर रहा होगा ना। और वो फोर्स आपने पढ़ी है, वो फोर्स कितनी होती है बेटा आप लोग की? K Q1 Q2 अपॉन में कितना? R² पढ़ी है ना आप लोगों ने। दो चार्जेस ले लो Q1 Q2 और साथ में इनके बीच की, मान लो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है आप लोग की? R है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। और ये K तो पता ही है आपको, K तो कांस्टेंट होता था ना, जिसकी वैल्यू कितनी होती थी? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये तो K की वैल्यू होती थी। तो मतलब अगर मैंने दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा है तो वो एक फोर्स लगाते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, अब मैं इसका मतलब समझाऊंगा आपको एप्सिलॉन नॉट का मतलब वो क्या होता है। ठीक है, अब मान लो इन्हीं दो चार्जेस को मैंने क्या करा है, ये Q1 और Q2 चार्ज हैं आपके। ठीक है, तो अभी इन दो चार्जेस को हमने क्या करा, जैसे मान लो Q1 और मेरे पास में Q2 चार्ज है। अब इन्हीं दो चार्जेस को क्या करा बेटा मैंने, मान लो किसी मीडियम में डाल दिया। मीडियम बोलने का मतलब क्या है? ये आपका प्लस का Q1 चार्ज हो गया, ये आपका प्लस का Q2 चार्ज हो गया। मान लो आपने इनको वाटर में डाल दिया। ठीक है, तो फोर्स तो अभी भी लग रही होगी, इनके बीच की डिस्टेंस R है ना। तो यहाँ पे फोर्स तो अभी भी लग रही होगी ना हमारे पास में।
फोर्स तो अभी भी लग रही होगी हमारे पास में, कितनी फोर्स लग रही होगी, K Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बट एक बात बताओ मुझे जरा यहाँ पे कि क्या जितनी फोर्स यहाँ लग रही थी वैक्यूम में, क्या उतनी फोर्स आपकी वाटर में लग रही होगी? तो आंसर है नहीं। ऐसा क्यों नहीं? देखो वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल होते ही नहीं है ना, वैक्यूम में देयर इज नो पार्टिकल। तो मतलब वैक्यूम में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है देखो परमिटिविटी का मतलब पता क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब होता है कि जैसे आपने इन दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा था, तो वैक्यूम में क्योंकि कोई पार्टिकल नहीं होता तो इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स को नहीं रोक पाएगा। लेकिन इन्हीं दो चार्जेस को अगर आपने किसी वाटर में रख दिया, अब देखो वाटर के पास तो पार्टिकल्स होते हैं ना, तो वाटर क्या करेगा, वाटर अपने पार्टिकल्स को बोलेगा कि जाओ इन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है ना उसको कम कर दो। अब क्योंकि देखो वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, समझ पा रहे हो बात को? तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना आप लोगों का, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिट करना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है? अगर ये एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना तो फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम की बात हो रही है, और अगर एप्सिलॉन एम लिखा है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? फिर किसी मीडियम की बात हो रही है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो फिर आपकी किसी मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो जब आपने दो चार्जेस को एयर में रखा था, सॉरी जब आपने दो चार्जेस को वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस में रखा था, तो उन पे फोर्स मतलब उन पे क्या होगा? देखो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लग रही होगी, क्यों? क्योंकि कोई पार्टिकल ही नहीं है जो इस फोर्स को रोक सके। लेकिन जब आप इन्हीं दो चार्जेस को क्या करोगे, किसी मीडियम में डाल दोगे, मतलब वाटर में डाल दिया आपने, ग्लास में डाल दिया, कहीं और डाल दिया, मतलब इन चार्जेस को, तो भाई ग्लास या फिर वाटर के तो पार्टिकल्स होंगे, और वो पार्टिकल्स इन दो चार्जेस के बीच की फोर्स को कम कर देंगे ना, क्योंकि उसके पास पार्टिकल्स हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो यानी कि जो फोर्स होती है ना वो सबसे ज़्यादा कहाँ लग रही होती है? फ्री स्पेस में, क्योंकि वहाँ पार्टिकल्स है ही नहीं कोई रोकने वाला फोर्स को। बट यहाँ तो पार्टिकल्स है ना, तो यही होता है परमिटिविटी का मतलब। तो अगर एप्सिलॉन नॉट है तो फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम लिख दो, और अगर आपके पास में एप्सिलॉन एम है तो एप्सिलॉन एम का मतलब क्या होता है बेटा? दैट इज कॉल्ड एज योर परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आपने दो चार्जेस को अगर किसी मीडियम में रखा है ना तो उसको एप्सिलॉन एम बोलो, और दो चार्जेस को अगर आप लोगों ने क्या करा है वैक्यूम या फिर स्पेस में रखा है तो उसको एप्सिलॉन नॉट बोलो। अब मैं आपको समझाता हूँ ये म्यू नॉट, और एक और टर्म आएगी बेटा आप लोग की म्यू एम। म्यू एम का मतलब होता है परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। पहले हम इसका मतलब समझते हैं कि परमियाबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो परमिटिविटी का मतलब समझ गए ना, अब परमियाबिलिटी का मतलब समझो। जैसे मान लो मेरे पास में एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट तो पता है ना आप लोगों को, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, इस तरीके से, ठीक है, और ये चॉकलेट शेप की टाइप का होता है ये। अब देखो अगर इस मैग्नेट को मैंने किस में रखा हुआ है, मान लो अभी वैक्यूम में रखा है, तो आपको पता है ना एक मैग्नेट क्या करता है बताओ? अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो क्योंकि देखो अभी कोई पार्टिकल है क्या वैक्यूम में? नहीं सर, वैक्यूम या फ्री स्पेस में तो कोई पार्टिकल है ही नहीं ना। वैक्यूम या फ्री स्पेस में तो कोई पार्टिकल है ही नहीं जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाने से रोक सके इसको। ये मैग्नेट आराम से क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड बना देगा। लेकिन आप इसी बार मैग्नेट को क्या करो, किसी मीडियम में रख दो, जैसे नॉर्थ या साउथ है, और आपने इसी बार मैग्नेट को क्या करा, फॉर एग्जाम्पल किसी मीडियम यानी कि वाटर में रख दिया, तो अब इस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वाटर के पास में पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे, और वो पार्टिकल्स इसको मैग्नेटिक फील्ड बनाने में दिक्कत करेंगे। तो ये जो वर्ड है ना आपका म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि कोई अगर आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई मैग्नेट तो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड ही बनाएगा। तो कोई भी जो मैग्नेट है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को कितना ईजिली बना पा रहा है, उसी को हम परमिएबिलिटी कह रहे हैं यहाँ पे। तो परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी मैग्नेट आप लोगों का कितना ईजिली मैग्नेटिक फील्ड बना पा रहा है, उसको हम परमिएबिलिटी कहते हैं। अगर आप उसको फ्री स्पेस या वैक्यूम में रखोगे तो वो इजीली मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, किसी वाटर वगैरह में डाल दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उतने अच्छे से नहीं बन पाएगी। अच्छा जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक और टर्म मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे देखो जब आपने दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा था तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट थी, मतलब वहाँ पे एक परमिटिविटी थी, मतलब क्योंकि वैक्यूम में देखो कोई पार्टिकल है ही नहीं जो इन दो फोर्सेस को रोक पाए, लेकिन मीडियम के पास पार्टिकल्स थे इन दो फोर्सेस को रोकने के लिए। तो मतलब देखो क्योंकि क्योंकि आपके जो वैक्यूम होता है, फ्री स्पेस होता है, उसमें कोई पार्टिकल नहीं होता जो इन फोर्स को रोक सके। समझ पा रहे हो बात को? लेकिन मीडियम में तो आपकी फोर्स रुक जाएगी ना, मतलब फोर्स कम हो जाएगी। तो ये फोर्स कितना कम हुई, मतलब देखो वैक्यूम में तो सबसे ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, लेकिन यहाँ पे जब मीडियम डालोगे तो कोई पार्टिकल आ चुके, पार्टिकल आएंगे तो फोर्स को कम कर देंगे ना। तो फोर्स कितना कम हो चुकी है उसको हम लोग बताते हैं एप्सिलॉन आर से।
एप्सिलॉन आर का मतलब पता क्या होता है? दैट इज कॉल्ड योर रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। देखो अगर आप देखो ना, किसी मीडियम में फोर्स कम हो जाएगी क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स फोर्स को रोकेंगे। एयर में सबसे, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फोर्स थी आप लोगों की। तो रिलेटिव परमिटिविटी का पता क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज योर एप्सिलॉन एम, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। ऐसी इसके साथ भी हो जाएगा। एक आपका म्यू आर भी आ जाएगा। बताओ म्यू आर का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज योर रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव परमियाबिलिटी। समझ पा रहे हो बात को? रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज कॉल्ड एज योर एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन आर नहीं, म्यू आर। म्यू आर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? इसका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू एम अपॉन में कितना, म्यू नॉट। मैं समझाता हूँ रिलेटिव परमिएबिलिटी का क्या मतलब हो गया। देखो बेटा एक बात बताओ, अगर आपने किसी मैग्नेट को, अगर आपने किसी मैग्नेट को वैक्यूम में रखा है तो वो इजीली मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। लेकिन अगर आप किसी मीडियम में डाल दोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इतने अच्छे से नहीं बना पा रहा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी कम हुई है उसको भी तो बताना पड़ेगा, तो वो आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी बताएगा। ठीक है, दैट विल बी टोल्ड बाय रिलेटिव परमिएबिलिटी। ओके सर, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है सर कि अगर आप वैक्यूम में देखो ना तो इन वैक्यूम मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ आप लोग की? अब वैक्यूम में तो मैंने आपको बोला है ना, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। ओके सर, तो मैक्सवेल की इक्वेशन ऐसा कुछ होती है। लेकिन अगर आप लोग किसी मीडियम में चले गए तो पता क्या है, अगर आप किसी मीडियम में चले गए ना, इन एनी मीडियम, इन एनी मीडियम, तो इन एनी मीडियम मैक्सवेल्स इक्वेशन पता क्या होती है आप लोगों की? इन एनी मीडियम जो आपकी मैक्सवेल्स इक्वेशन होती है ना बेटा, देखो जैसे आप जब देखो जब आप स्पीड ऑफ लाइट जब आप वैक्यूम में देखते हो तो उसको सी से लिखते हैं, और किसी मीडियम में चलते हैं ना तो लाइट की स्पीड को वी से लिखते हैं। देखो जब आप क्या कर रहे थे, जब आप लाइट की स्पीड को वैक्यूम में लिख रहे हो तो सी से लिखोगे, पर जब आप लाइट की स्पीड को किसी मीडियम में चलोगे ना, मतलब जैसे लाइट आप लोगों की, पहले लाइट आपकी वैक्यूम में चल रही थी, अब मान लो लाइट आप लोगों की वाटर में चल रही है, तो वाटर में जब लाइट चल रही होगी ना, जब लाइट आपकी वाटर में चल रही होगी ना तो उसको हम वी से लिखेंगे, मतलब किसी और मीडियम में तो उसको वी से लिखते हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? अंडर रूट में, देखो अगर स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात होती है तो म्यू नॉट आता है, और अगर आपकी मीडियम की बात होती है तो म्यू एम आता है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम है तो म्यू एम लिखना पड़ेगा ना, बताओ आप लोगों को। और एप्सिलॉन नॉट की जगह देखो, जैसे अब अगर मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट थोड़ी ना लिख सकते हो, तो एप्सिलॉन एम लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ना ये तो v इज इक्वल टू, अब एक काम करो, देखो यहाँ से फॉर्मूला बन चुका है ना आप लोग का, रिलेटिव परमिटिविटी का क्या फॉर्मूला बना है बताओ? रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला बना बेटा आप लोग का एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा एक काम करो, यहाँ से एक काम करो, अगर मैं एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो एप्सिलॉन आर तो ऐसे ही ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट देखो इधर मल्टीप्लाई में ना, इधर जाके, सॉरी इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एप्सिलॉन एम बन जाएगा हमारे पास में। समझ पा रहे हो बात को? अच्छा ये देखो, जैसे ये फॉर्मूला था ना आप लोग का, म्यू आर का फॉर्मूला क्या था बताओ? म्यू एम अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू एम की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी बताओ? म्यू आर, म्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इज इक्वल टू म्यू एम आ जाएगा बस। तो अब ये वैल्यूज़ आपको मिल गई, इनको पुट कर लो। जैसे देखो एप्सिलॉन एम है ना, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, तो मैं काम करता हूँ इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेता हूँ। तो 1 अपॉन में अंडर रूट कितना है बताओ? म्यू एम की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू आर इंटू म्यू नॉट, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है म्यू आर इंटू में कितना, म्यू नॉट आ चुका है। म्यू एम की वैल्यू ना म्यू आर इंटू म्यू नॉट, और एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी आ चुकी है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर इंटू में कितना एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ना म्यू एम की वैल्यू पुट कर दी मैंने और एप्सिलॉन एम की वैल्यू पुट कर दी। अब कुछ मत करो, देखो इसको मैंने बोला दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 है ना, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है? डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड। तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ आप लोग का? सी अपॉन वी आ जाएगा कि नहीं आएगा? भाई पहली इक्वेशन में सी लिखा है, दूसरी में वी लिखा है, तो सी अपॉन वी आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना चल रहा है बताओ आप लोग का? 1 अपॉन, साथ में कितना चल रहा है? सी की वैल्यू लिखो ना, सी की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन अंडर रूट में कितना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये सी की वैल्यू लिख दी मैंने, और अपॉन में अब वी की वैल्यू ये लिखोगे ना 1 अपॉन दिस, तो लिखो जरा इसको, तो 1 अपॉन में अंडर रूट में म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो बस सी अपॉन वी निकल जाएगा आप लोगों का,
सी अपॉन वी। देखो सी अपॉन वी पता क्या हो जाएगा आप लोगों का, सी अपॉन वी कितना हो जाएगा जरा चेक करना आप लोगों का, ये आ जाएगा बेटा आप लोगों का सी अपॉन वी है ना, हाँ तो ठीक है, ये 1 से ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, 1 से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट में म्यू आर इंटू में म्यू नॉट इंटू में एप्साइलन आर इंटू में कितना एप्साइलन नॉट आ जाएगा बेटा आप लोगों का। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। अच्छा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब अंडर रूट में म्यू आर इंटू एप्साइलन नॉट, इंटू ही तो है, इनके बीच में कोई साइन नहीं वाला, इंटू का साइन ही है, ठीक है, और इंटू ये 1 से हो जाएगा। देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल भी हो जाएगा आप लोगों का। समझ पा रहे हो ना बात को, या अंडर रूट से अंडर रूट तो कैंसिल मत करो आप लोग, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल मत करो। यहाँ पे पता क्या बन जाएगा आप लोगों का, एक काम कर सकते हो आप लोग, देखो तो एक काम करो, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल मत करो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, देखो ऐसा लिखा हुआ है ना आप लोग का अंडर रूट, देखो इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट, तो अंडर रूट एक साथ में लिख दो, है ना। साथ में कितना चल रहा है बताओ आप लोग का, म्यू आर इंटू में म्यू नॉट, इंटू में बताता हूँ अंडर रूट से अंडर रूट क्यों कैंसिल नहीं हुआ, एप्सिलॉन आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है बताओ आप लोग का, म्यू आर इंटू में कितना एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कब होता है, जब देखो अंडर रूट ऊपर भी 2 हो, अंडर रूट ऊपर भी 2, सेम चीज़ें होती है तो कैंसिल हो सकता है, बट यहाँ पे सेम चीज़ है ना, म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट तो है, बट ये चीज़ भी तो एक्स्ट्रा आ रही है कि नहीं आ रही बताओ, तो अंडर रूट को रखना पड़ेगा, तो अंडर रूट कैंसिल मत करना प्लीज़, यहाँ पे कैंसिल मत करो, ठीक है। बस ऐसा काट सकते हो, म्यू आर से म्यू आर कट गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो बचा कितना बताओ आप लोगों का, सी अपॉन वी। सी अपॉन वी क्या बन चुका है पता है आप लोगों का, दैट इज़ योर अंडर रूट में, ये बन जाएगा आप लोगों का म्यू नॉट इंटू में कितना, सॉरी म्यू नॉट तो कैंसिल हो गया था ना, वेट अ मिनट, म्यू आर लिखना था यहाँ पे, एक मिनट, ये वाली चीज़ ऊपर जाके म्यू आर इंटू म्यू नॉट हो गया था, और नीचे वाली सॉरी यहाँ पे म्यू नॉट आएगा ना आप लोगों का, हाँ यहाँ पे म्यू नॉट है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल होगा, म्यू आर बचा रहेगा आप लोगों का, ठीक है। देखो ऐसे है ना, यहाँ पे म्यू नॉट है तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा बताओ आप लोग का, म्यू आर इंटू में एप्सिलॉन आर, ये बचेगा बस, ठीक है। तो इसी को लिख देता हूँ मैं, म्यू आर आर है और साथ में एप्सिलॉन आर, और पता है ये जब हमने देखो सी अपॉन वी एक्चुअल में पता क्या होता है आप लोगों का, दैट इज़ योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये जो म्यू होता है ना बेटा, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब इसको परमियाबिलिटी वगैरह मत बोल देना, दिस इज योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी अपॉन वी क्या होता है, म्यू होता है, तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया पता है आप लोग का, अंडर रूट में म्यू आर इंटू में एप्सिलॉन आर। मैं समझा रहा हूँ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे आपने ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है कि बेटा कभी 10th में था, मुझे पता है आपने नहीं पढ़ा तभी तो पढ़ा रहा हूँ, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो बेटा होता क्या है ना, कि जैसे मान लो हमारे पास में एक यहाँ पे क्या है, कोई मीडियम है, इसको मैं ऑप्टिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, तो ये जैसे मान लो आपके पास में कोई सेपरेशन पॉइंट है, मतलब जो सेपरेट कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे मान लो आपका कोई मीडियम 1 है और मान लो आपका कोई मीडियम 2 है, मान लो मीडियम 1 आपका एयर है और मान लो मीडियम 2 के आप लोगों का लेट से वाटर है। तो जैसे यहाँ पे ये तो नॉर्मल हो गया आप लोगों का, देखो ये जो सरफेस होती है ना, सेपरेशन बोल लो सरफेस बोल लो, इसके परपेंडिकुलर देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो ये नॉर्मल हो गया आप लोगों का। अब होता क्या है बेटा आप लोगों का यहाँ पे, कि जैसे यहाँ पे कोई लाइट आई आप लोग किस तरीके से, ये लाइट आई आप लोगों की, जो लाइट आई ना आप लोगों की, मान लो ये लाइट आई आप लोग की, लाइट देखो जानी तो ऐसी चाहिए थी एकदम सीधी सीधी, देखो ऐसी आई है तो ऐसी जानी चाहिए थी ना, लेकिन होता क्या है थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है इस तरीके से, समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से। अब देखो ये बताओ, एयर में तो लाइट की स्पीड को हम सी से लिखते हैं कि नहीं लिखते बताओ, मैंने अभी आपको बताया था ना कि एयर वैक्यूम, देखो हमारे सिलेबस में वैक्यूम एयर फ्री स्पेस सब सेम माना जाता है, ठीक है। तो एयर में लाइट की स्पीड को हम सी से लिखते हैं बताओ, और किसी मीडियम में चले गए तो उसमें वी से लिखेंगे। तो आपको अगर ये बताना है ना कि लाइट कितनी बेंड हुई, देखो लाइट को जाना तो सीधा चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरह बेंड हो गई ना, तो आपकी जो लाइट है वो कितना बेंड हुई है, यही आपको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ में आया आपको, कि आपकी जो लाइट है वो कितनी बेंड हो रही है, समझ पाए ना इस बात को। और म्यू का फॉर्मूला आपको पता होता है, ये होता है सी अपॉन वी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और अपॉन में या एयर, ये आपकी लाइट की स्पीड एयर में और ये आपकी लाइट की स्पीड किसी मीडियम में। देखो सी अपॉन वी लिखा हुआ था ना,
तो सी अपॉन वी को मैंने म्यू लिख दिया इस तरीके से। तो ये वाला जो टॉपिक है ना आप लोगों का मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ EMW, ये आप लोगों का खत्म हो चुका है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है आप लोगों की, ठीक है। चलो, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो अब हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है ना बेटा आप लोगों का, एंड दैट इज़ योर लास्ट टॉपिक, इवन आई वुड रादर से दैट इज़ योर क्या बेटा, दैट इज़ योर सर, क्या बताओ ना, दैट इज़ योर बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए, तो लास्ट टॉपिक अपना क्या आने वाला है सर? तो बेटा ये आने वाला है आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब मैं आपको समझाऊंगा बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे कैसे इनके यूजेस होते हैं, क्या क्या इनके यूजेस है, क्या क्या होते हैं इनके यूजेस, है ना। चलो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सारी की सारी EMW आती हैं। सारी की सारी EMW का मतलब सर, है ना, देखो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है इसमें। देखो इसको याद करने की एक ट्रिक होती है, मेरे को भी ऐसी कराई गई थी, आप भी ऐसी करो। गाड़ी XUV कार होती है ना, तो गाड़ी XUV इन माई रेंज, अभी तो नहीं है, आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो हो जाएगी ये भी कभी, है ना। तो गाड़ी का ये जो G आ रहा है ना बेटा, दिस इज फॉर द गामा रेज। ये किसके लिए आएगा पता है आप लोगों का? ये आएगा गामा रेज के लिए। अब क्योंकि देखो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे हो ना, तो इसको कई लोग गामा रेज भी बोल सकते हैं, आप इसको गामा वेव्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स से कौन सी आ जाएगी आपकी? नहीं, आपकी एक्स नहीं आएगी, एक्स रेज आ जाएंगी, एक्स थोड़ी ना आएंगी, वो तो चले गए यार, ऐसा नहीं बोलना। अच्छा, तो गाड़ी क्या हो गई? गामा रेज, है ना। एक्स क्या हो गया? एक्स रेज। यू से आ जाता है बेटा आप लोग का यूवी रेज। यूवी रेज का मतलब सर अल्ट्रा वायलेट रेज। अभी डिटेल में पढ़ना है इनको, अभी तो बस याद करा रहा हूँ ना आपको। अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं आप लोग की, ठीक है। अच्छा, वी क्या होता है बताओ आप लोग का? वी होता है विविग्योर, पढ़ा है ना आपने विविग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जो वो इंद्रधनुष भी बनता है आपका, रेनबो, उसमें भी तो ये 7 कलर होते हैं आप लोग के, विविग्योर। और एक्चुअल में यही आपकी लाइट होती है, मैंने आपको बताया था ना, लाइट इज़ अ वेव ऑल्सो, लाइट एक वेव भी होती है। अब इनसे आई, इनके आई से पता क्या आ जाएगा? दैट इज योर इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज। माई से क्या आ जाएगा पता है? दैट इज योर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। और रेंज से पता क्या आता है आप लोगों का? दैट इज योर रेडियो वेव, ठीक है। तो पहले बताओ आपको ये 7 क्या क्या, आपको ये 7 की 7 जो है ना, जो आपको ये 7 की 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या आपको ये 7 की 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव याद हो गई बेटा? ऐसे आते हैं, गाड़ी XUV इन माई रेंज, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो कोई भी वेव होती है ना बेटा आप लोग की, जैसे मान लो यहाँ पे एक वेव बना देता हूँ मैं लेट से, तो ये मेरे पास में एक वेव है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई वेव, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, वापस यहाँ पे आ गई, जब उसी में तो आ गई एक्स में। अरे ये एक्स होता है, ये वाई होता है, एक्स एक्स को नहीं भूल पाते यार तुम, भूल जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो ये हमारे पास में क्या है बेटा? ये हमारे पास में यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ से आया, यहाँ से स्टार्ट हो, देखो एक वेव है ना आप लोग की, तो एक वेव की जो लेंथ होती है ना बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? वेव लेंथ बोलते हैं। वेव लेंथ को हम लैम्डा से नोट करते हैं, लैम्डा, 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 लैम्डा। देखो एक्चुअली में क्या होता है ना, एक्चुअली हम हैं उत्तराखंड से, और उत्तराखंड में देखो क्या होता है ना, गढ़वाली में जो आपका पंपकिन होता है, कद्दू, उसको हम लमेंडा बोलते हैं, लमेंडा। तो मैं एक्चुअली ना इसको पहले लैम्डा नहीं पढ़ता था, मैं इसको अभी तो इसको लैम्डा पढ़ लेता हूँ, अभी तो इसको लैम्डा ही पढ़ना पड़ता है, एज अ टीचर मुझे पढ़ना पड़ता है इसको लैम्डा, बट हम इसको लमेंडा बोलते थे एक्चुअली, ऐसे ही याद करता था मैं इसको, ठीक है। तो जैसे मतलब ये, चलो ऐसी फनी बात हो गई। तो मतलब अगर हम लोगों के पास में कोई एक वेव है, तो उस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं ना। वेव की जो लेंथ होती है, सिंपल सी बात, वेव की जो लेंथ होती है उसको वेव लेंथ बोलती है, बोलती नहीं है, बोलते हैं, ओके। तो वेव को मतलब वेव लेंथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लो ये आपका एक पॉइंट है,
अब जैसे इस एक चीज़ और होती है कि एक वेव की वेवलेंथ तो होती है, वेव की एक फ्रीक्वेंसी भी होती है। फ्रीक्वेंसी को ना मैं इस सिंबल से डिनोट करता हूँ, इस वाले से। ये वी और वी ऐसे टेढ़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं न्यू। न्यू सिंबल होता है फ्रीक्वेंसी का। देखो जैसे मान लो ये पॉइंट है, मान लो आपका ए पॉइंट, तो इस ए पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव जा रही हैं, समझ पा रहे हो ना बात को? 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव जा पा रही हैं, 1 सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव जा पा रही हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नहीं हो गई? चेक करो, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा नहीं हो गई? सोचो ना, अगर किसी वेव की वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो उसको देखो, सोचो ना, वेव बड़ी होगी तो उसको पॉइंट से जाने में दिक्कत भी तो होगी, जल्दी जल्दी थोड़ी ना जाएगी। अब वेव छोटी छोटी है तो वो जल्दी जल्दी चली जाएगी। तो वेव अगर बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ का सिंबल है ना, तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगी। मतलब अगर आप लोग की वेवलेंथ क्या है, छोटी सी है, तो छोटी छोटी वेव तो इस पॉइंट से जल्दी जल्दी निकलती जाएंगी। बड़ी वेव होगी तो उसको जाने में दिक्कत होगी। समझ पा रहे हो इस बात को, है ना? तो एक वेव की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आई। तो जब हम क्या करते हैं, ऐसे गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं ना, तो जो आपकी वेवलेंथ होती है, जो आपकी वेवलेंथ होती है, आपकी नहीं, वेवलेंथ, वैसे तो आप भी एक वेव हो क्या? चलो इसको मैं आपको मॉडर्न में बताऊंगा, ठीक है सर? इसको मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में बताऊंगा। जरा ये डी ब्रॉगली अंकल ने क्या कहा था, डी ब्रॉय अंकल बोलो, डी ब्रॉय अंकल ने क्या कहा था वो मैं आपको बताऊंगा। तो वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक जाने में वेवलेंथ क्या होती है सर? अरे इंक्रीज होती है रे बाबा, ठीक है? मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? गामा की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेडियो वेव की। अभी पढ़ाऊंगा यार, एक एक की वेवलेंथ पढ़ाऊंगा यार, याद कराऊंगा यार, टेंशन क्यों लेना है यार। तो वेवलेंथ आपकी ऐसे में जाने में इंक्रीज होती है, बट अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो बताओ सर, फ्रीक्वेंसी क्या होगी सर? फ्रीक्वेंसी बेटा डिक्रीज होगी आपकी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब सर, मतलब बेटा वेवलेंथ बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी घटी, है ना? तो देखो, जो आपकी गामा रेज होती हैं या गामा वेव्स होती हैं, इनकी वेवलेंथ तो क्या होती है बताओ? सबसे कम होती है वेवलेंथ में लैम्डा ना। लैम्डा जब भी मैं लिखूं, लमेंडा जब भी लिखूं, या सॉरी लमेंडा नहीं, लैम्डा जब भी लिखूं, तो आपकी जो वो वेवलेंथ को बताएगा। तो वेवलेंथ सबसे कम बट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। इस वाले के लिए बताना जरा, रेंज वाले के लिए, मतलब रेडियो वेव के लिए, रेडियो वेव के लिए वेवलेंथ क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा, बट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सबसे कम। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया ना कि फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एक बात बताओ, अगर इन्वर्सली में साइन हटा दूं तो इक्वल आएगा, और एक कांस्टेंट आता है सी, इंटू में 1/λ तो चली रहा है, सी वही हो गया ना अपना स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट पता है ना बेटा, 3 × 10⁸ ओके सर, पता है सर ये तो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल सी इंटू वन इज सी/λ। तो फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला भी याद रखना, सी/λ, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो गई, लैम्डा वेवलेंथ हो गया, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? चलो अब हम एक एक वेव को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है तो मैं आपको एक एक वेव को अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? सबसे पहली जो रेज आती है ना आप लोग की, दैट इज़ योर गामा रेज। तो सबसे पहले कौन सी आती है बेटा आप लोग की? गामा रेज या गामा वेव्स बोल लो, जो बोलना है आप लोगों को। देखो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि गामा रेज जो होती है ना सर, अच्छा गामा रेज की डिस्कवरी किसने करी थी? हेनरी बैक्वेरेल ने। हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल ने गामा रेस की डिस्कवरी करी थी। तो डिस्कवरी भी आपको याद होनी चाहिए, डीवी लिख देता हूँ मैं, ठीक है? तो डिस्कवरी भी आप लोग एक बार याद कर लेना इनकी, ठीक है? हो जाएंगे यार, टेंशन नहीं है, रटना थोड़ी ना है। देखो एक्चुअल में क्या होता है, पहले मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इनकी। देखो मैंने आपको कहा ना, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वेवलेंथ देखो सबसे कम होगी इनकी। तो अगर मैं इनकी वेवलेंथ की रेंज बताऊँ ना बेटा आपको, तो वेवलेंथ की अगर मैं रेंज बताऊँ इनको, अगर मैं आपको इनकी वेवलेंथ की रेंज बताऊं, तो इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है ना बेटा, वो पता कितनी होती है? लेस देन लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। सर फील ही नहीं हो रहा है ये, अभी बताता हूँ। देखो पहले तो ये बताओ, नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो कार वाली नैनो नहीं, 1 नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। ठीक है? तो एक काम करो, इसको अगर मैं मीटर में चेंज करूँगा ना, 1 नैनो में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में मतलब
1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, 10⁻³ तो ऐसे ही ठीक है। अब ये देखो 10⁻³ ठीक है ना, नैनो का मतलब कितना हो गया 10⁻9, तो 10⁻9 आ जाएगा, साथ में मीटर तो चल ही रहा है आप लोगों का। अब देखो कितना बन जाएगा, देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 10 10 तो सेम हो जाएगा, -3 के साथ -9 आ जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बताओ, -12 मीटर। तो यानी कि इनकी वेवलेंथ देखो कितनी कम है, 10⁻12। 10⁻12 का मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? 10⁻12 का मतलब पता क्या है कि देखो 10⁻12 लिखी है ना। अब इसको मैं एक काम करता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, नीचे लेके जाऊंगा तो मतलब अगर 1 के पावर में लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव बन जाएगा ना 10⁻+12। तो कितना आ जाएगा देखो 1 अपॉन कितने जीरो आ जाएंगे, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतनी छोटी है, अभी भी फील नहीं हुआ ना। देखो जब आप 1/100 अब 1/10 करते हो तो 0.1 आता है कि नहीं आता, मतलब अगर एक जीरो होती है तो एक के बाद एक पॉइंट के बाद एक डिजिट आता, पॉइंट की एक डिजिट के बाद 1 आता है। अगर 1/100 है बेटा तो कितना आता है 0.01 आता है, पॉइंट की 2 डिजिट के बाद 1 आता है। चलो अगर 1 की अपॉन में 1000 आता है तो 0.000 मतलब डबल जीरो फिर 1 आ जाता है। तो मतलब जितनी जीरो होती है ना नीचे, उतने ही पॉइंट के बाद 1 आता है। देखो अगर इसी को मैं लिखना चाहूँ तो पहले 0 पॉइंट कितनी जीरो है बताओ, यहाँ पे 3 जीरो थी, तो दो देखो जैसे यहाँ पे एक जीरो है ना, एक जीरो, तो यहाँ पे देखो एक भी पॉइंट के बाद एक भी जीरो नहीं आई। यहाँ पे 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक जीरो आई। यहाँ पे 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 जीरो आई। अब यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले 11 जीरो आएंगे, एक कम आ रही है ना, देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आई, यहाँ पे 3 है 2 आई, यहाँ पे 12 है तो 11 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर 1 लगा दो, इतनी मीटर, 0.0000000001 मीटर, इतनी कम होती है इसकी वेवलेंथ। मतलब छोटी बहुत, कितनी छोटी वेवलेंथ होती होगी इसकी, बहुत छोटी वेवलेंथ होती है इसकी। समझ पा रहे हो बात को? तो इसकी वेवलेंथ बेटा बहुत छोटी होती है। अच्छा सर अगर आपने वेवलेंथ बता दी तो क्या आप मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी बता सकते हो? यस बेटा, फ्रीक्वेंसी तो मैं आपको इसकी ईजिली बता दूंगा। देखो मुझे क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी का आपको एक फॉर्मूला पता है ना, अभी मैंने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ, ठीक है। अब c की वैल्यू देखो कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ ना। देखो मैं 10 की पावर में निकालूंगा, 3 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर मार रहा हूँ मैं, है ना, एटीट्यूड आ गया मेरे अंदर, 3 को थोड़ा इग्नोर मार रहा हूँ मैं ऐसा नहीं है बेटा, 3 को थोड़ी देर के लिए मैं हटा रहा हूँ, बस 10⁸ को ले लेता हूँ, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ होती है ना, तो c को मैंने थोड़ी देर के लिए 3 को हटा दिया, 10⁸ आ गया। लैम्डा वेवलेंथ कितनी थी बताओ इसकी, 10⁻12 थी ना, तो 10 की पावर देखो मैंने -12 लिख दिया। अब एक काम करो 10⁸ ऐसे, देखो दोनों 10 10 है तो 10 10 साथ में लिख दिया, 8 ऐसे, ठीक है। -12 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा +12, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 8 + 12 कितना हो गया 20। देखो 10 की पावर 20 आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है इसकी, 10 की पावर 20 हर्ट्ज, हर्ट्ज होती है ना फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो फ्रीक्वेंसी देखो इसकी कितनी आ रही है बेटा, 10 की पावर 20 हर्ट्ज आ रही है। अब इस बात का मतलब पता क्या है, देखो 10 की पावर 3 होता है तो कितना आता है बताओ, 10 की पावर 3 होता है तो 1 2 3 जीरो, 3 जीरो में 10,000 होता है ना। तो अगर 10 की पावर 3 है तो 1000 हर्ट्ज आती है, तो 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 20 है, कितना हर्ट्ज होगा। तो इसकी इसीलिए तो मैं कह रहा था इसकी वेवलेंथ तो बहुत कम होती है, सॉरी कहाँ है, इसकी वेवलेंथ तो बहुत कम होती है बट फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको आई थिंक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में इसका समझ में आ गया होगा। अब देखो बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ये जो आप लोग की गामा रेज होती है ना बेटा, ये गामा रेज आपकी बनती कैसे है, देखो सिंपल सी बात होती है, मैं आपको समझाता हूँ गामा रेज कैसे बनती है। आप ऐसे लिख दो पहले यहाँ पे, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है। देखो जैसे आपके पास में कोई न्यूक्लियस है ना, और वो न्यूक्लियस अभी मान लो आपका बहुत ज़्यादा हैवी है, तो अगर बेटा कोई भी जैसे आपका कोई बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, मैं इसको ना इस वाले चैप्टर को आपको रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। अगर मैंने रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई तो रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, शायद वो डिलीटेड है, आई डोंट हैव रिमेंबर, अगर होगा तो पढ़ा लूंगा, ठीक है। तो हैवी, अगर आपके पास में कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस तो समझते हो ना जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो होता क्या है कि जब कोई हैवी न्यूक्लियस होता है ना, और जब वो क्या होने लग जाता है बेटा, आपका ब्रेक होने लग जाता है। अब मान लो ये टूटने लग गया, तो जब ये टूटने लगता है ना, तो ये क्या करता है, कुछ रेडिएशन निकालता है। रेडिएशन तो समझते हो, रेडिएशंस मतलब ऐसा समझ लो आप लोग, एनर्जी टाइप की निकालता है, कुछ एनर्जी तरह एनर्जी निकाल रहा होता है ये। रेडिएशन होता है कुछ एनर्जी निकाल रहा होता है, और उन्हीं एनर्जीज को हम लोग बोलते हैं गामा रेज। गामा का सिंबल ये भी होता है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा का सिंबल ये होता है, ठीक है।
इस तरीके से। तो ये देखो इस तरीके से गामा रेज निकलती हैं, आप लोग की समझ पा रहे हो बात को। तो प्रोडक्शन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बात इसके यूजेस भी। तो मैं यहाँ पे यूजेस एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, जगह यहाँ पे है, तो यूजेस यहाँ पे डिस्कवरी कर लेंगे, डिस्कवरी नहीं डिस्कस कर लेंगे सर, डिस्कवरी तो कर चुके हैं इसके, हेनरी बैक्यूरेल। एक बात बताओ, इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है ना। अब क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, देख लो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 10⁻20 हर्ट्ज़ आ रही है। अब 10⁻20 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि दे हैव अ वेरी हाई एनर्जी। इनके पास में क्या होती है बेटा, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी होती है। और जब इनके पास में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी होने के साथ में आप क्या कर सकते हो पता है, इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर होती है। मुझे पता है आपके ये जो पॉइंट है ऊपर से गया, मैं समझा रहा हूँ, देखो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर। देखो स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है छेद कर देना, तो इनकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर होती हैं। एंड देयर फोर दे आर यूज्ड दे आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल। जो आपकी कैंसरस सेल होती है ना, जो आपकी कैंसरस सेल होती है ना, उन कैंसरस सेल को ये मारने में, क्योंकि देखो इसको छेद कर लेगा ये, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो ये जो कैंसरस सेल होती है ना उनको किल कर सकता है ये, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर होती है इसकी। तो जो कैंसरस सेल होती है उनको ये क्या कर सकता है, उनको ये ब्रेक कर सकता है, उनको तोड़ सकता है। समझ पा रहे हो बात को। लेकिन ये हमारी अच्छी सेल्स को भी मार देता है, ठीक है। अच्छा, एक और जैसे मान लो कोई एयरक्राफ्ट का इंजन है, अब उस एयरक्राफ्ट के इंजन में मान लो कोई क्रैक आ गया, तो अब मैं उसको एकदम खोल के तो हम देख नहीं सकते, एक एक पार्ट उसको खोल करके देखे, तो एयरक्राफ्ट का जो इंजन होगा ना, उसमें जो अगर कोई क्रैक आ चुका है तो उसको भी ये डिटेक्ट कर देगा, क्योंकि उसमें छेद करके देख सकता है कि है कि नहीं है क्रैक। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कहाँ और यूज़ होता है बेटा आप लोग का, एयरक्राफ्ट के डिटेक्टिंग द क्रैक इन द इंजन ऑफ, बस यूजेस तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं, इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट के इंजन में भी इसका आप लोग ऐसा बोल सकते हो बेटा यूज़ होता है। तो ये हो गई हमारे पास में गामा रेज। आई होप आपको गामा रेज समझ में आ चुकी होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, एंड दैट इज़ योर, वो जो होती है बेटा आप लोगों की, वो होती है सर हमारे पास में कौन सी, एक्स रेज। तो सेकंड जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करनी है ना, ये पता नहीं कैसे निकल गई यार ये, चलो कोई नहीं। तो सेकंड जो होती है बेटा हमारे पास में कौन सी होती है सर, एक्स रेज। एक्स रेज नाम ही ऐसे पड़ा है इसका, एक्स रे, ठीक है। अच्छा चलो मैं आपको पहले इसकी डिस्कवरी बता देता हूँ। तो इसकी जो डिस्कवरी थी ना बेटा, वो रॉन्टेजन ने करी थी, रॉन्टेजन ने करी थी इसकी डिस्कवरी, ठीक है। तो रॉन्टेजन ने इसकी डिस्कवरी करी थी बेटा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है ना बेटा, वेवलेंथ की जो रेंज होती है, वो वेवलेंथ की रेंज पता कितनी होती है, 10⁻³ नैनोमीटर से, 10⁻³ नैनोमीटर से टू 1 नैनोमीटर तक, 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। अभी और 10⁻³ नैनोमीटर मीटर में कितना आ रहा था, तो सर 10⁻³ नैनोमीटर को जो मीटर में चेंज किया तो 10⁻12 मीटर आ रहा था। तो एक काम करो, मीटर में चेंज करो तो कितना आ जाएगा, 10⁻12 मीटर, और 1 नैनोमीटर कितना होता है बताओ, 10⁻⁹ मीटर। देखो -12 से -9 के बीच में जा रहे हो आप। तो देखो पहले सबसे पहले कितनी थी इसकी वेवलेंथ, 10⁻12। अब 10⁻12 से 10�9 तक आ गया मैं, तो वेवलेंथ देखो धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। भाई माइनस में अगर जो वैल्यू छोटी होती है ना, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है, जैसे आपसे कोई पूछे 10⁻⁹ और 10⁻12 में कौन बड़ा है, तो ऑब्वियसली 10⁻⁹ बड़ा है, क्योंकि माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है ना। ये वाक्य राइम बनी, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो इनकी रेंज होती है 10⁻12 मीटर से 10⁻9 मीटर तक। एक काम करते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रेंज अगर हम इनकी निकालें ना, तो देखो बेटा फ्रीक्वेंसी रेंज निकालना बहुत ईजी है आप लोगों का। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी तो हम निकाल चुके हैं, 10⁻12 के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी आ रही है, 10⁻20 हर्ट्स, तो यार ये 10⁻20 हर्ट्स से लेकर के, देखो 10⁻⁹ के लिए निकालना जरा। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, c/λ। तो c की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁸ 10⁸ लिख दी मैंने। और वेवलेंथ कितनी आ रही है, 10⁻12 नहीं 10⁻9 के लिए लिखेंगे आप, ठीक है। तो अब देखो सॉरी -9 लिखिए ना, -12 की तो 20 हो जाती है, तो 10⁸ -9 ऊपर जाके प्लस का 9 हो जाएगा।
तो 10⁸ प्लस 9 कितना 17, तो 10⁻17 हर्ट्ज तक इनकी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि जैसे आप लोग इनका प्रोडक्शन कैसे करवाते हो। ठीक है, इनके प्रोडक्शन कराने के कई तरीके हैं। मैं आपको सबसे ईजिएस्ट वाला तरीका बता देता हूँ। प्रोडक्शन का मतलब होता है ये बनती कैसे हैं। तो देखो, प्रोडक्शन करने के लिए क्या होता है आप लोगों का, जैसे बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे मान लो क्या है, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट्स ऑन अ मेटल सरफेस, हिट्स ऑन अ मेटल सरफेस। जैसे मान लो आपके पास में बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में। ठीक है, इस तरीके से आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए जा रहे हैं और कोई मेटल की सरफेस है, ऐसे कोई मेटल का टुकड़ा है आप लोगों का। मेटल समझते हो ना, आयरन, जिंक वगैरह ये सब है ना। तो ये आपके पास में कोई मेटल का टुकड़ा है। अब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से मेटल के टुकड़े पे क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं, या मेटल के टुकड़े पे हमने छोड़ दिया, तो तब जाकर के कौन सी रेज बनती है आप लोगों की, एक्स रेज बनती हैं। ठीक है। अब आती है बात इनकी मेन यूजेस पे, इनके यूज़ क्या होते हैं। मेन यूजेस लिखो या सिंपल यूजेस लिखो यार। ठीक है, यूज़ क्या होता है, देखो सिंपल सी बात समझो। अगर आपकी कहीं बोन्स में फ्रैक्चर आ जाएगा तो क्या उसको ये डिटेक्ट नहीं कर सकता, यस कर सकता है सर। तो डिटेक्टिंग, डिटेक्टिंग फ्रैक्चर इन बोन्स, सबसे मेन यूज़ तो इसका यही है ना बेटा कि बोन्स में अगर कोई फ्रैक्चर आ चुका है तो उसको ये डिटेक्ट करने में यूज़ होता है आप लोगों का, है ना। देखो क्या होता है, जैसे आपकी जो बोन्स होती हैं ना, देखो क्योंकि एक्सरेज जो होता है ना वो गामा रेज के बाद आता है। सबसे हाई एनर्जी किसकी होती है, गामा रेज की, उसके बाद एक्स रेज की होती है। तो गामा रेज तो इतनी खतरनाक पावरफुल है, इतनी पेनिट्रेटिंग पावर है कि हमारी सेल तक के अंदर को छेद कर दे रही है। लेकिन जो आप लोगों की एक्सरेज होती है वो इतनी भी कुछ हाई एनर्जी वाली नहीं होती, मतलब एनर्जी इनकी भी हाई होती है बट गामा रेज से तो कम ही होती है। तो इसलिए ये क्या नहीं कर पाती, ये आपकी बोन्स को नहीं चीर पाती हैं, बट हाँ आपके फ्लैश को, आपके मांस को चीर देती हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, अगर मान लो किसी मशीन के पार्ट में कोई क्रैक आ गया तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो फाइंडिंग क्रैक, फाइंडिंग, तो यहाँ पे क्या करना है बेटा आप लोग को, फाइंडिंग क्रैक, फाइंडिंग क्रैक इन मशीन पार्ट्स, जो आपके मशीन के पार्ट्स होंगे ना, उन मशीन के पार्ट्स में भी आपको ये क्रैक करने में, मतलब मशीन के पार्ट्स में अगर कोई क्रैक आ रखा है तो उसमें भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज़ योर एक्स रेज। तीसरी कौन सी आती है बेटा आप लोग की, तीसरी आती है हमारे पास में अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास में आती है वो आती है अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज कौन सी होती है, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है ना, सबसे पहले अगर मैं इनकी वेवलेंथ की रेंज की बात करूँ, तो अगर मैं बात करूँ इनको शॉर्ट में यूवी रेज भी बोल देते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो कॉल देम यूवी रेज। तो अगर मैं इनकी वेवलेंथ की रेंज की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट देयर वेवलेंथ रेंज, तो इनकी जो वेवलेंथ की रेंज होती है ना बेटा, इनकी वेवलेंथ की रेंज कितनी होती है पता है, ये होती है आप लोग की 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। अब नैनो का मतलब मैंने आपको बताया था 10⁻⁹ तो 1 नैनोमीटर तो 10⁻⁹ हो जाएगा। अब 400 नैनोमीटर का मतलब पता क्या हो जाएगा, देखो 400 तो ऐसे ही ठीक है, नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर। अब एक काम करो, 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, 400 को लिख सकते हैं सर 4 × 10⁻²। क्यों, क्योंकि 4 × 10⁻² का मतलब तो 100 ही हो गया ना, 4 × 100 400 ही हो गया, तो 4 × 10⁻² लिख सकता हूँ ना। तो इसको मैंने लिख दिया 4 × 10⁻² इंटू में 10⁻⁻⁹ मीटर। टू क्या चल रहा है, 10⁻⁹ चल रहा है। 10⁻⁹ तो ऐसे ही ठीक है, टू देखो अब देखो, ये 10 की पावर, ये भी 10 की पावर, तो 10⁻² - 9 आ जाएगा आप लोगों का। तो कितना आ चुका है चेक करो जरा, 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻² - 9 कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ मीटर। देखो और -9 से और -7 तक आ गए आप लोग। तो इनकी वेवलेंथ देखो धीरे धीरे कम होती वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है आप लोग की। ठीक है, अच्छा इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करो जरा। 4 मैंने इग्नोर ही मार दिया यार, 4 को क्या लोगे, हम 10 की पावर में ले रहे हैं ना। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप लोगों का, C/λ। अब C की वैल्यू कितनी होती है, 10⁸, 3 × 10⁸ होती है ना, 10⁸ ले लिया। वेवलेंथ कितनी आ रही है आप लोग, 10⁻⁻⁹ वाली की वेवलेंथ तो कितनी आ गई थी, 10⁻⁻⁹ वाली की वेवलेंथ तो 10⁷ आ गई थी। तो ये तो चलो 10⁷ हर्ट्ज आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा इनकी, 10⁷ हर्ट्ज से लेकर के इसके लिए निकाल दो आप लोग,
-9 की तो निकाल दी, -7 की निकाल दो, तो 10 की पावर -7, तो आ जाएगा 10 की पावर 8, -7 ऊपर जाएगा तो +7 बन जाएगा, तो 10 की पावर 8 और 6 14 और 1 15 आ जाएगा, तो 10 की पावर 7 हर्ट्ज से लेकर के 10 की पावर 15 हर्ट्ज तक हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है इनके प्रोडक्शन की, कि आपको ये कहाँ प्रोड्यूस होती हुई दिखेंगी, ठीक है। तो बेटा प्रोडक्शन की तो सिंपल सी बात है, आप देखो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है कि नहीं आ रही है, यस सर। तो सन से आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही है, सिंपल सी बात है, यूवी रेज आप बोलते हो ना, सन से यूवी रेज आ रही है, यूवी रेज आ रही है। अच्छा, इसके मैंने आपको वो नहीं बताया ना, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी डिस्कवरी करी थी बेटा JW रिटर ने, JW रिटर ने इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। तो आप इसकी डिस्कवरी भी लिख लेना। चलो प्रोडक्शन तो आपको पता चल गया, अब बात करते हैं इनके यूजेस क्या होते हैं। देखो बेटा यूजेस बड़े सिंपल है इनके। फर्स्ट यूजेस मैं आपको बता देता हूँ कि इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। देखो पहला यूज़ तो यही है कि आपके ना ये फूड प्रिजर्वेशन के काम में भी आते हैं। फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि ये फूड को ना सही से रखते हैं। देखो एक्चुअल में इनकी एनर्जी इतनी हाई होती है, मतलब ज़्यादा हाई भी नहीं होती, एक्सरे और गामा रे से तो कम ही होती है। बट ये होता क्या है ना, जैसे मान लो आपके फूड में कुछ आपने फूड को बहुत देर तक रखा हुआ है, तो अगर आपने फूड को बहुत देर तक रखा है ना, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आ जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया वगैरह। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो, टू किल द जर्म्स, आपकी जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए, आपके जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए, मतलब ऐसा बोल सकते हैं, सिंपल सी बात है, फूड प्रिजर्वेशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो बस। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर ये किल करेगा तो फूड में आलतू फालतू के आपके ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, ऐसे बैक्टीरिया वगैरह नहीं आएंगे आपके। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई आप लोगों की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ टाइप की जो आपकी वेव आती है, फटाफट खत्म करते हैं बेटा, एक तो इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो टॉपिक तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और फोर्थ पॉइंट पे आता है आप लोग का बेटा विजिबल लाइट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है ना, दैट इज योर विजिबल लाइट। तो ये जो विजिबल लाइट होती है ना, विजिबल लाइट का सोर्स क्या होगा बताओ। सबसे पहले एक काम करें, इसकी वेवलेंथ वगैरह रेंज देख ले, बताओ। तो इसकी अगर हम लोग वेवलेंथ रेंज की बात करें ना बेटा, वेवलेंथ की रेंज की बात करें, तो वेवलेंथ की इसकी रेंज होती है बेटा 400 नैनोमीटर से लेके टू 700 नैनोमीटर। अभी देखो एक काम करो, 400 नैनोमीटर को अभी हम लोगों ने किस में बदला था बताओ, 400 नैनोमीटर को मैंने मीटर में बदला था ना, तो 10 की पावर -7 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, यस सर। 400 नैनोमीटर को 10 की पावर कितना आ चुका था बताओ आप लोग का, -7 मीटर। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये तो कितना आ चुका था बताओ आप लोग का, ये आ चुका था सर 10 की पावर -7 मीटर। इस 700 नैनोमीटर को भी बदल देते हैं, देखो 700 है ना, 7 इंटू 100 है मतलब, और 7 इंटू 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 इंटू 10 की पावर 2। आप 10 की पावर 2 देखो बस, समझ पा रहे हो बात को, 700 को 7 इंटू 100 लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 में 10 की पावर 2 में चल रहा हूँ ना, तो 10 की पावर 2 तो चल ही रहा है। नैनो का मतलब कितना होता है, 10 की पावर -9 होता है कि नहीं होता बताओ, समझ पा रहे हो बात को, है ना, कितना होता है, -9 हो जाता है। तो एक काम करो, चलो देखो 400 था तो 4 इंटू 10 की पावर -7 होगा ना आप लोगों का, समझ पा रहे हो बात को, 4 इंटू 10 की पावर कितना -7, और यहाँ कितना आएगा आप लोगों का, क्योंकि यहाँ इस केस में सेम ही आ रहा है, देखो 10 तो सेम ही है, 2 -9 करना पड़ेगा, बताओ आप लोग को, 2 -9 कितना हो जाएगा आप लोग का, -7, तो ये बन जाएगा 7 इंटू, देखो 400 नैनोमीटर था ना यार, ऐसे लिख सकते हो आप, 400 को क्या लिख सकते हो बताओ हम लोग, 4 इंटू 100, और 4 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 की पावर 2, तो 4 तो चल ही रहा है ना, और 10 की पावर 2, देखो 10 की पावर 2 में अगर मैं 10 की पावर -9 लिख दूँ, तो 10 की पावर 2 -9 करो तो 10 की पावर -7 ही तो आता है, यहाँ पे भी 10 की पावर -7 ही आ जाएगा आपका, इतना मीटर, समझ पा रहे हो बात को। तो 4 इंटू 10 की पावर -7 मीटर से 7 इंटू 10 की पावर -7 मीटर तक इनकी क्या होती है बेटा, रेंज होती है, ठीक है। तो इतनी इसकी आप लोग बोल सकते हो वेवलेंथ होती है मीटर में। अब आप इसी की फ्रीक्वेंसी भी निकाल लो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना, बताओ आप लोग। फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है आप लोग का C/λ, सी की वैल्यू 10 की पावर 8, -7 ऊपर गया तो कितना बन जाएगा, +7, -7 चल रहा है ना यहाँ पे देखो, -7, 10 की पावर 8 -7 ऊपर जाएगा तो +7 बन जाएगा, 10 8 + 7 कितना आ गया 15। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है ना, फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी होती है, 10 मतलब ऐसा बोल सकते हो, 4 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज से इंटू में 7 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज तक। तो ये इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज भी आगे देखो, 4 और 7 तो चल ही रहा है ना आप लोग का। अब बात करते हैं इनके प्रोडक्शन की, यानी कि आपको कहाँ पे दिखने को मिलेंगी।
मतलब इनका प्रोडक्शन सोर्स क्या है, कहाँ से आपकी प्रोड्यूस होती है। ऑब्वियस सी बात है, सन से तो विजिबल लाइट निकलती है कि नहीं निकलती, बल्ब से भी आपकी विजिबल लाइट निकलती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मेन यूज़ क्या है, भाई मेन यूज़ तो आपको विजिबल लाइट का क्या होता है बताओ, देखने में, तो इन विज़न, चीज़ों को देखने में इसका इस्तेमाल होता है ना, तो विजिबल लाइट का विज़न में इस्तेमाल हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट होती है बेटा आप लोग की इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स, तो इंफ्रारेड वेव्स की बात कर लेते हैं हम लोग कि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये क्या होती है, ठीक है। आईआर वेव्स भी बोल देते हैं इनको, आईआर वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। अब ये आईआर वेव्स कौन सी होती हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखो बड़ी सिंपल सी बात होती है, पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो एक्चुअल में जो आपकी हीट रेडिएशंस होती हैं, या पहले काम करते हैं, इनकी वेवलेंथ की बात कर देते हैं, फिर मैं आपको इनके प्रोडक्शन वगैरह की बात करूँगा। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है ना बेटा, वो होती है 700 नैनोमीटर से लेकर के कितनी 1 मिलीमीटर तक। समझ पा रहे हो बात को, 1 मिलीमीटर तक आ चुका है अब गेम, ठीक है, मिलीमीटर तक, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 700 नैनोमीटर कितना आ चुका था आप लोग को बताओ, 7 × 10⁻⁷मीटर, 7 × 10⁻⁷ कितना 7 मीटर। 1 मिलीमीटर कितना होता है पता है, 10⁻³ मीटर। देखो 10⁻⁷ से -3 और बढ़ गई है आप लोग की वेवलेंथ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो बताओ इसकी, अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज बताओगे ना, तो फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी हो जाएगी बताना जरा मेरे को। इनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज हो जाएगी, देखो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ आप लोग का, C/λ। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो पता ही है मुझे, 7 × 10⁻15 हर्ट्स, ये तो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। देखो 7 × 10⁻15 हर्ट्स, और इसकी निकाल लो बेटा, लाइट सी की हो जाएगी 10 की वैल्यू 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट 10⁻⁻3, तो कितना आ जाएगा 10⁸ ऊपर जाके +3 बन जाएगा, 10⁻11 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10⁻²10⁻11 हर्ट्स। मतलब सिंपल सी बात ये है कि इनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10⁻15 से 10⁻11 हर्ट्स तक आ रही है। फ्रीक्वेंसी तो कम होती जा रही है, देखते हैं हम धीरे धीरे, फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे क्या होती जा रही है बेटा आप लोग की, कम होती जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मेन प्रोडक्शन की, इनका सोर्स क्या होता है, प्रोडक्शन सोर्स क्या होता है इनका, मतलब ये कैसे बनती है। जितने देखो आप भी एक इंफ्रारेड वेव्स हो भाई, जिन जो भी आपके हीटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना, मतलब जिनसे आपकी हीट निकल रही है, तो जो भी बेटा आप लोग की हीटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उन हीटिंग ऑब्जेक्ट से आपकी कौन सी वेव्स निकलती हैं, इंफ्रारेड वेव्स ही निकलती हैं, ठीक है। अच्छा इनके मेन यूजेस मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं, ठीक है। मेन यूजेस मैं आपको बताता हूँ, इनके मेन यूजेस क्या होते हैं आप लोग के। देखो जो आपकी थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है, थेराप्यूटिक, टेराप्यूटिक बोलो, थेराप्यूटिक बोलो, है ना, थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए इनका यूज़ होता है। थेराप्यूटिक पर्पसेस का यूज़ क्या होता है, देखो आपने देखा होगा ना, कई लोग क्या करते हैं कि वो जब उनकी बैक में अगर पेन हो रहा है ना, तो वो एक गर्म सा ऐसा होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कैसे बनता है, ऐसा कुछ होता है वो गर्म सा होता है, और उसमें पानी, गर्म पानी भर करके अपनी बैक में लगा देते हैं ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। उसी को बोलते हैं थेराप्यूटिक पर्पसेस, क्योंकि हीटिंग ऑब्जेक्ट है ना वो। तो ये हो गई आप लोगों की इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। नेक्स्ट आती हैं आप लोगों की कौन सी, माइक्रोवेव्स, तो इसी में लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सी आती है बेटा आप लोगों की, 6 नंबर पे, बस होने वाली है 7 वेव्स हैं आप लोग की। मुझे पता है आप बोर हो रहे होंगे, क्योंकि ये टॉपिक याद करने वाला ही होता है, ठीक है, बट फिर भी हमें कोई छोड़ना नहीं है, है ना। तो माइक्रोवेव्स की बात कर देते हैं हम लोग, ठीक है। माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ रेंज होती है ना बेटा आप लोगों की, माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो पता कितनी होती है, वेवलेंथ रेंज अगर इनकी देखोगे ना आप लोग, तो वेवलेंथ रेंज होती है इनकी 1 मिलीमीटर से लेकर के 0.1 मीटर तक। अब मीटर आ चुका है देखो, 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब कितना हो गया 10⁻³ मीटर, टू 0.1 मीटर का मतलब कितना होता है बताओ, मीटर का मतलब कितना हो गया भाई, 0.1 मीटर आ चुका है ना आप लोगों का, तो 0.1 मीटर आ चुका है भाई साहब आप लोगों का, मतलब 10⁻³ से पॉजिटिव वैल्यू में जा चुके हैं आप, तो वेवलेंथ तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है आप लोगों की। और फ्रीक्वेंसी रेंज की अगर आप बात करोगे, तो फ्रीक्वेंसी रेंज में आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्रीक्वेंसी रेंज इनकी कितनी थी, 10⁻15 10⁻11 तक आ चुके थे ना आप लोग। तो 10⁻लेस देन 10⁻11 लिख दो बस, लेस देन 10⁻11, 10⁻11 से कम हो चुकी होगी बस, फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो चुकी होगी इनकी, ठीक है। अब बात करते हैं मेन इनका प्रोडक्शन सोर्स क्या होता है, यानी कि कहाँ से मिलेंगी आप लोगों को।
कहाँ से इनका प्रोडक्शन होता है। तो माइक्रोवेव्स जो होती है ना बेटा आप लोगों की, ये एक्चुअल में आपको मैग्नेट्रॉन वॉल्व से मिलेंगी। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। मैग्नेट्रॉन वॉल्व। अभी मैग्नेट्रॉन वॉल्व क्या होता है ना, देखो मैग्नेट्रॉन वॉल्व क्या होता है, एक प्रकार की डिवाइस होती है। अ डिवाइस, ये क्या होती है बेटा, एक प्रकार की डिवाइस होती है इन विच, जिसमें आप लोगों की क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, इन विच इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर, मतलब एक प्रकार की डिवाइस होती है बेटा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो मैग्नेट्रॉन वॉल्व जो होता है ना आप लोग का, वो एक प्रकार की वैक्यूम ट्यूब होती है। मतलब एकदम खाली सी ट्यूब होती है, ऐसे इस तरीके से एक ट्यूब होगी, वैक्यूम ट्यूब होगी बेटा आप लोगों की, है ना। वैक्यूम ट्यूब होगी आप लोग इस तरीके से, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। और एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी, अब इस डिवाइस के अंदर क्या हो रहा होगा पता है आप लोग का, इस डिवाइस के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही होगी और इसी डिवाइस के अंदर आप लोगों की मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही होगी। तो ऐसी डिवाइस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब बनती है तो वेव तो बनती है आप लोग की, तो इस तरीके से माइक्रोवेव्स बन जाती हैं आप लोग की, ठीक है। इसका मेन यूज़ अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो मेन यूज़ जो माइक्रोवेव का होता है ना हमारे पास में, वो फूड को हीट करने में होता है। आप लोग देखो ना, माइक्रो ओवन में रखते हो आप लोग, तो हीटिंग के लिए, हीटिंग द फूड, खाना गर्म करने के लिए आप इसका मेन यूज़ कर सकते हो। और लास्ट जो वेव्स आती है ना बेटा आप लोग की, वो आती हैं आपके पास में कौन सी, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स। अब ये जो आप लोग की रेडियो वेव्स होती है, कौन सी वेव्स होती है पता है, देखो जो रेडियो वेव्स होती है ना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, या पहले वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। तो वेवलेंथ तो इनकी क्या हो सकती है बताओ बेटा आप लोगों की, तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो तो आपकी 0.1 मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब वेवलेंथ जो होती है इनकी, वेवलेंथ 0.1 मीटर से बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है उनकी। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम हो जाती है आप लोग की। फ्रीक्वेंसी लगभग 10⁹ से भी कम हो जाती हैं, लेस देन 10⁹। मतलब बहुत कम हो जाती है आप लोग की, है ना। फ्रीक्वेंसी तो बहुत कम हो जाती है इनकी, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी होती नहीं है, ठीक है। अब इनकी प्रोडक्शन की अगर बात करें ना, तो अच्छा इनकी डिस्कवरी मैंने आपको नहीं बताई, इनकी डिस्कवरी करी थी मार्कोनी ने, है ना। एंटोनी मार्कोनी ने इनकी डिस्कवरी करी थी। माइक्रोवेव की डिस्कवरी किसने करी थी, हर्ट्ज ने करी थी। औरों की डिस्कवरी बताई थी क्या मैंने आपको। इंफ्रारेड वेव्स की यार याद नहीं आ रही, इंफ्रारेड वेव्स की डिस्कवरी किसने करी थी यार, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, हार्शल ने करी थी शायद, एक बार चेक कर लेना आप, हार्शल ने करी थी वैसे तो। और विजिबल लाइट के बारे में तो बहुत बातें हैं, बट चलो मेन क्रेडिट इनको न्यूटन अंकल को देते हैं, है ना। तो चलो ये तो आपको समझ में आ गया। अब इनका जो प्रोडक्शन होता है ना बेटा, प्रोडक्शन क्या होता है कि जब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बहुत रैपिडली मूव करते हैं ना, तो प्रोडक्शन की बात अगर हम लोग करें ना इनकी, सो रैपिडली, रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से, रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके रैपिडली मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी वजह से ये रेडियो वेव्स बन पाती हैं बेटा आप लोगों की। और अगर हम इनके यूजेस की बात करें कि इनका यूज़ कहाँ होता है, तो सिंपल सी बात है, इनका जो यूज़ होता है ना बेटा आप लोगों का, वो रेडियो कम्युनिकेशन में होता है। आपकी रेडियो में जो, आपको जो रेडियो आप सुनते हो दिन भर, उसमें आपको रेडियो वेव्स का इस्तेमाल मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को। तो ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी बेटा आप लोगों को, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं आपको सिखा चुका हूँ, और आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको समझ में आई हैं बातें, तो यार चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।